हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ मार्केट अपडेट का। तो आज फ्राइडे है, वीकेंड आने वाला है और मंडे को अब मार्केट खुलेगा। तो आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहले ऊपर था, फिर एक डिप आया, 100 पॉइंट का डिप आया, उसके बाद एक बाउंस आया, पूरा ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया, ऑल थैंक्स टू अपने मोटा भाई रिलायंस। और उसके बाद फिर एक डिप आया है। और अभी अगर हम देखेंगे तो यूएस मार्केट काफ़ी वीक है और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये जो भी है, यूएस मार्केट में ब्रेकडाउन आया है। जो लेवल की मैं बात कर रहा था काफ़ी दिन से, सपोर्ट लेवल की, वो सपोर्ट लेवल ब्रेक हुए हैं। तो डेफिनेटली उसके कारण ही हम ये ब्रेकडाउन देख रहे हैं। लेकिन अभी भी जो रिटेल फ्रेंजी स्टॉक्स हैं उसमें बाइंग आ रही है। रिटेलर्स अभी भी लगातार खरीद रहे हैं हर डिप को, ये समझ के कि मार्केट 12,000 जा रहा है, जो कि टीवी चैनल वाले गा गा के हर दिन बोल रहे हैं। जो आपके फेवरेट चैनल हैं वो बहुत तेज़ी से, बहुत पॉजिटिव तरीके से लोगों से बोल रहे हैं, लोग कन्विंस्ड भी हैं। और यही रीज़न है कि जब तक उनको एक बड़ी मार नहीं पड़ती, एक बड़ा गैप डाउन 500-600 का नहीं आता निफ्टी में, तब तक वो लोग मानेंगे नहीं। और यही अब बाकी रह गया है, क्योंकि अब हमने 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक का डिप देख लिया है पिछले 3 दिन में। और हर डिप को ये लोग बाय करते हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रिलायंस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार मार्केट का करंट स्ट्रक्चर और कल की क्या, मंडे की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ओवरऑल निफ्टी 50 पॉइंट्स डाउन है, 10,760। अभी भी हम हाई से सिर्फ 40-50 पॉइंट्स ही डाउन है, जबकि यूएस मार्केट अपने हाई से करीब 2,000 पॉइंट से ज़्यादा डाउन है। तो आप खुद देख सकते हैं हमारे अंदर ऐसा क्या स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण हम सिर्फ 40-50 पॉइंट्स डाउन है और यूएस मार्केट 2,000 पॉइंट्स डाउन है। तो आप खुद निहारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस हमारे पास एक ही चीज़ है जो मार्केट को मैनेज कर रहा है। हम डेली गेनर्स लूजर्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक थे पिछले 2-3 दिनों में, सभी की अच्छी पिटाई हुई है। इंडसइंड बैंक जो न्यूज़ उड़ाया गया था, अब उसमें सेलिंग आ गई 565, 556 के आसपास इसमें प्रीवियस क्लोज था। यहाँ पे ओवरऑल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट टाइप का इसने दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे बड़ा लूज़र है एक्सिस बैंक। तो बैंकों में काफ़ी सेलिंग आई है और इसमें एक बड़ा रीज़न था कि डीएचएफएल का जो लोन है उसको फ्रॉड घोषित किया है पीएनबी ने, उसके कारण पीएसयू बैंक में काफ़ी पिटाई हुई है। और सुबह अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो मैंने एसबीआई में सेल दिया था 202 के आसपास। तो वहाँ से करीब इसने 6-7 रुपीज़ का डिप दिया। तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना होगा। अगर आपने पुट लिया होता तो ऑलमोस्ट 30-40% तक का प्रॉफिट भी बना होता आपको। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ थी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर पे भी ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ भी मैं ज्ञान देता रहता हूँ दिन भर और हम काफ़ी एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं वहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे वीक स्टॉक अगले हफ्ते रह सकता है, उसमें एक ब्रेकडाउन पॉइंट एचडीएफसी में दिखता है। एक्सिस बैंक में एक डिप दिखता है क्योंकि 438 फिर से ये वापस आ गया है। यहाँ से अगला जो डिप है वो 425 तक का आ सकता है। इंडसइंड बैंक एक बार 510 फिर से टेस्ट कर सकता है क्योंकि काफ़ी ओवरबॉट चल रहा था। आईसीआईसी बैंक में 348 तक का एक डिप आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी आपको, जैसे मैंने बताया था, कि ये अब काफ़ी गिरने के लिए ये तैयार है। तो इसमें अभी 1101 हम आ गए हैं। यहाँ से करीब 40-50 पॉइंट्स का डिप अब आना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। एक्चुअली एचडीएफसी ट्विंस में दोनों में आना चाहिए डिप। तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ओवरऑल लार्सन एंड ट्यूब्रो बहुत दिन 940 पे सपोर्ट ले रहा था, आज उसने 940 को ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है यहाँ से और 20-30 पॉइंट का डिप आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स में मेरे व्यूज़ हैं जो मैंने आपको बताए। अब आपको बाकी अपना स्टॉप लॉस, टारगेट और अपना प्लान करके ट्रेड करना है। मेरे व्यूज़ हैं, ठीक है। आपका पैसा जाएगा, अगर आप गवाएंगे, आप प्लान नहीं करेंगे, अंधे की तरह ट्रेड नहीं करना है। कोई भी किसी ने बोल दिया आप पूरे पैसे लगा के उसमें घुस गए किसी पोजीशन में। हमेशा याद रखिए गेम प्लान ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी है। डायरेक्शन में कोई बोलता है मार्केट गिरेगा या उठेगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं ऑप्शन लूँगा, फ्यूचर लूँगा, क्या करूँगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आज का जो हीरो है आज के मार्केट के, तो हमेशा की तरह हमारे हीरो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इस स्टॉक ने अकेले मार्केट को यहाँ से ऑलमोस्ट 35% जो पूरे निफ्टी का गेन हुआ है अभी तक 7,500 से, उसमें सिर्फ एक स्टॉक का हाथ है। और जो रिटेलर्स हैं जो जियो यूज़ कर रहे हैं, जो जियो का नेट यूज़ कर रहे हैं, उनके दिमाग में आता है यार मैं दिन भर जियो यूज़ करता हूँ, जियो का तो स्टॉक पक्का जाएगा। बस वो लोग लेते जा रहे हैं। जब इनका नंबर आएगा तो मेरे हिसाब से अभी भी लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स जो भी हैं, एक डिप तो इसका 1350 तक आना है। अब उसके लिए आप तैयार हैं नहीं, आप देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरा व्यू है। बाकी हिंदुस्तान यूनिलीवर डिफेंसिव स्टॉक है। ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। ये एक डिफेंसिव स्टॉक है। जब पूरा मार्केट गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा। सन फार्मा में भी आज डिफेंसिव वाली फीलिंग आ रही है, जो अपसाइड हुआ है। तो ये 490 पे अभी है करंटली। ये 510, 515 तक भी जा सकता है अगर मार्केट गिरता रहा। तो ये डिफेंसिव सेक्टर्स हैं दोनों। ये दोनों स्टॉक्स में अपसाइड आ सकता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज डिफेंसिव अब नहीं होना चाहिए, काफ़ी डिफेंसिव हो चुका है। टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल भी डिफेंसिव मूव
के तहत ये भी ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। सबसे बड़ा यहाँ सरप्राइज़ है ऑटोमोटिव सेक्टर में। मैंने ऑलरेडी कहा है कि ऑटोमोटिव में मुझे कम से कम 20% का डिप दिखता है करंट लेवल से हर स्टॉक पे, तो वो मैं अभी भी उस पर टिका हुआ हूँ कि 20% का यहाँ पे एक डिप आना चाहिए। लॉन्ग टर्म जो है लोग वो 20% डिप आने पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो अभी हैं वो अपना व्यू देख लें क्या करना है, ये मेरा व्यू है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। उससे पहले हम कंट्रीब्यूशन चार्ट देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रिलायंस ने अकेले 41 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया है। आप रिलायंस को कब तक उठा के मार्केट को मैनेज करोगे, ये सोचने वाली बात है। रिलायंस इकॉनमी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया नहीं है। ये सिर्फ एक कंपनी है जिसमें लोग पैसे डालते जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि आगे चल के क्या अर्निंग आएगी, क्या इसके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, क्या ऐसा है कि जियो हमेशा चलता रहेगा। कभी जियो के खिलाफ एक भी निगेटिव चीज़ हुई तो आइडिया और एयरटेल को बेनिफिट डेफिनेटली होगा। तो क्या उसके लिए जियो तैयार है? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कंपनी चलती जाएगी। तो ये सब चीज़ें सोच के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप देख लीजिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, ये 2-3 कंट्रीब्यूटर हैं अपसाइड के लिए। और आप डाउन साइड में देखेंगे तो HDFC ट्विंस, ICICI। तो बैंक सेक्टर जो है उसने काफ़ी नीचे की तरफ पुल किया हुआ है आज। तो ये ओवरऑल समरी है। मार्केट वीक है, सिर्फ रिलायंस के दम पे हमें वीकनेस छुप रही है और ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो ये है आज का समरी इस चीज़ में। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो सच्चाई है जो हर दिन हमको परेशान कर रही है, वो ये है कि कोरोना की हालत क्या है। तो अगर कोरोना की हालत मैं सबसे पहले अमेरिका का लूँगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट से डील करते हैं। तो अमेरिका में जो हो रहा है वो हमारे मार्केट्स को काफ़ी इंपैक्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेथ है वो 1000 के आसपास चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले 250 था। तो 250 से 4 गुना डेथ बढ़ गई हैं यूएस में, सिर्फ यूएस का मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़, अगर आप डेली केसेस देखेंगे तो डेली केसेस यहाँ पे चल रहे हैं ऑल टाइम हाई पे, 61-62,000 पर डे। एक दिन में इतने केस आ रहे हैं। अब हम ग्लोबल अगर नंबर्स देखेंगे तो ग्लोबल में भी यही आपको दिखेगा। नंबर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। 2,22,000 2,20,000 के आसपास केसेस चल रहे हैं, और जो डेथ है वो भी 5,500 के ऊपर चल रही है पर डे। ये ग्लोबल नंबर्स हैं। तो आप देख लीजिए खुद को, ग्लोबल नंबर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो मार्केट को कब तक फेड संभालेगा और कब तक ट्रंप के ट्वीट संभालेंगे, ये देखने वाली बात है। तो मार्केट यहाँ से मैंने कहा है मार्केट गिरेगा नहीं, प्यार से नहीं गिरेगा, क्योंकि लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो पिछले 4 महीने में इस मार्केट में आए हैं वो फिर खरीदेंगे। तो उनको अभी तक वो मानेंगे नहीं जब तक उनको एक बड़ा झटका नहीं देगा मार्केट गैप डाउन का। और वही पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है आज कल परसों 2-4 दिन में जो भी आएगी, तरीका वही होगा। सिस्टम जो है इसी तरीके से झाड़ता है वीक बुल्स को। हम कहते हैं वीक, कमज़ोर बुल जो होते हैं, जो नए नए ट्रेडर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको झाड़ने का एक ही तरीका है, एक गैप डाउन दे दो, सब बाहर हो जाएंगे। अगर ये मार्केट ऊपर भी जाना है तो उसके लिए भी वीक बुल्स के दम पे नहीं जा सकता। इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स चाहिए, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स अभी बाइंग नहीं कर रहे हैं। तो रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन 23% चल रहा है इस समय। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या हालत है मार्केट में। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं डो जोन्स अभी भी नीचे है। कल करीब 370 पॉइंट का डिप आया, उसके बाद 170 पॉइंट का डिप है, लेकिन हमारा मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट्स डाउन है। क्यों? ऑल थैंक्स टू नए रॉबिनहुड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जिनको सिर्फ खरीदना आता है। एक्चुअली जब मैंने अपनी कैरियर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मुझे लगता था कि स्टॉक में पहले हम बाय करेंगे तभी तो सेल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बाय करता था। हर आदमी हमेशा बाय ही करता है, और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हर आदमी अभी बाय करना चाह रहा है। शायद इनको बेचने का मौका ना मिले जब ये मार्केट यहाँ से झटके में गिरेगा। तो हम देख लेते हैं डो जोन्स के टेक्निकल्स जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो उसके हिसाब से ये ट्रेंड लाइन थी जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। अब जो अगला सपोर्ट आएगा 25,100, मतलब यहाँ से भी 300 पॉइंट का डिप, और वो ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार ब्रेक किया, तीसरी बार ब्रेक कर रहा है। तो तीसरी बार का अटैम्प्ट मोस्ट प्रोबेबली जेन्युइन है, और यहाँ से मेरे को लगता है जो लेवल टेस्ट होने चाहिए वो 24,300, मतलब करंट लेवल से 1000 से लेके 1000 से 1200 पॉइंट का डिप यहाँ पे आना चाहिए डो जोन्स में, जो कि 4% है। और इस 4% में हमारा मार्केट 4 से 5% का डिप देना चाहिए। ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा, आप अपने हिसाब देख लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत दुआएं मिलेंगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आप मैकडी जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, यूएस में मैंने देखा था घंटी लगी रहती है, कई लोग वहाँ पे घंटी बजाते हैं खुशी के मारे। मुझे जिस हिसाब से लगता है कि लोग वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली उन्हें अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी यहाँ पे दबा दीजिए ताकि आपको इंटीमेशन मिलता रहे वीडियो का। अब यहाँ पे हम 2 सेक्टर की बात करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा पीएसयू बैंकिंग। तो पीएसयू बैंकिंग में आपके कौन से बैंक्स आते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, आपका यूनियन बैंक हो गया, आपका एसबीआई हो गया। तो ये जो सरकारी बैंक होते हैं इसमें आते हैं। तो कुल मिला के जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस था उसमें ब्रेकआउट जो था वो एक तरह से फेक था, लेकिन आप देखेंगे प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट आया था। तो प्राइवेट बैंक आज सबसे ज़्यादा पिट रहे हैं और पीएसयू भी पिट रहे हैं। तो अगर आप देखें, क्योंकि पीएसयू का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है बैंक निफ्टी में, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि ये जो ब्रेकआउट था किसी तरह ले दे के एक ब्रेकआउट आया, लेकिन उसके बाद भी ये सर्वाइव नहीं कर पाया और मोस्ट प्रॉब्ली ये सपोर्ट पे आज क्लोज हो रहा है और ये सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हम अपसाइड एक ऑलमोस्ट फेल करते हुए जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम पीएसयू बैंकिंग में एटलीस्ट 3 to 5% का एक डिप आना चाहिए। पीएसयू बैंकिंग में आपका एसबीआई और जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी बात मैं करूँगा वो है ऑटो। तो ऑटो सेक्टर ओवरऑल जिस ऑप्टिमिज्म में ऊपर जा रहा है वो ऑप्टिमिज्म है बैकलॉग्स का। मतलब जिनको लेना था गाड़ियाँ वो ले चुके हैं, जिन्हें लेना था वो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं। और जब ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ तो सबसे पहली चीज़ है जो भी हर स्टेट में खबरें उड़ाई गई, ठीक है, जेन्युइनिटी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताया गया कोरोना मुक्त ये सिटी हो गया, वो सिटी हो गया, इस टाइप का फील गुड फैक्टर किया गया, जबकि कोरोना कभी भी नहीं गया। आज भी मेरे शहर में 20% से ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, 20%, और पूरा शहर ऐसे बाहर है रोड पे जैसे कोरोना कभी आया ही नहीं था। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ है कि आज जो सिचुएशन है उसमें लॉकडाउन, बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है नौकरियां जो गई हैं, जितने लोग अपने नौकरी और जो भी काम था बिजनेस ठप होके सब छोड़ छाड़ के घर बैठे हुए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा ऑटो सेक्टर में, क्योंकि उन लोग के लिए सबसे बड़ी लग्जरी होती है मोटरसाइकिल्स। तो सीधी सी बात है, जो मोटरसाइकिल्स हैं, टू व्हीलर स्पेस इतने हाई पे कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ है, अगर रूरल थीम अच्छा कर रही है तो रूरल थीम किस बेस पे अच्छा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्ड फार्म आउटपुट होने वाला है, और अगर फार्म आउटपुट इतना रिकॉर्ड में होगा तो डेफिनेटली डिमांड के बेस पे होगा, सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे हम नहीं कह सकते कि सब कुछ अच्छा है। कितने सारे शहरों में आपने देखा होगा कि लोग अनाज फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिलता। तो हमारे देश में प्रोडक्शन का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं कि रेन कम थी ज़्यादा थी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम हमेशा रहा है आपका डिमांड का, कि इनको सही प्राइस दिया जाए, इनको सही आउटपुट का जो भी कॉस्ट है इनका निकले और फ़ायदा हो इनको, तो वो प्रॉब्लम है। तो जब इसको जो बेसिस है जो टीवी चैनल वाले चला रहे हैं टोटली बोगस है। मेरे हिसाब से निफ्टी ऑटो कम से कम 20 to 25% गिरना चाहिए, कम से कम बोलता हूँ। अगला जो बड़ा फॉल आएगा उसमें निफ्टी ऑटो की सबसे ज़्यादा पिटाई होगी, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो उठाया जा रहा है। एक चीज़ और बात करता हूँ कि अगर ये लोग टीवी चैनल वाले बोलते हैं कि इतनी सेल हुई, सिर्फ सेल के बेस पे आप स्टॉक को उठा रहे हो, तो ये क्या है, लोग जो देखते हैं टीवी देखने वाले रिटेलर्स हैं वो कूदते हैं इन स्टॉक्स पे, बोलते हैं टाटा मोटर्स 400 का स्टॉक इतना सस्ता मिल रहा है, और जो भी है मतलब मारुति 10,000 का स्टॉक 5,000 में मिल रहा है, तो इसलिए लोग इसको जम करके खरीदते हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पे ये है कि ये लोग सिर्फ सेल बता रहे हैं, आज की इस महीने कितनी सेल हुई, ये बताएं कि कितने गाड़ियां बन के प्रोडक्शन से निकल रही हैं। क्या वो रिकॉर्ड नंबर है? अगर वो रिकॉर्ड नंबर है तो आपको स्टॉक लेना चाहिए, क्योंकि वो डिमांड दिखाता है। आउटस्टैंडिंग जो व्हीकल ऑलरेडी निकल चुके थे, शोरूम्स में पड़े हुए थे, उनकी बिक्री हुई है, मतलब जो माल पड़ा हुआ था वो बिक गया है, नए माल की डिमांड है ही नहीं, और ये रियलिटी है। तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि निफ्टी ऑटो किस बेस पे ऊपर जाना चाहिए, कि नई डिमांड कितनी आ रही है ऑटो सेक्टर की, और इसके बारे में कोई भी मैनेजमेंट टीवी पे आके बात नहीं करेगा, क्योंकि जो टीवी चैनल वाले हैं और जो मैनेजमेंट है उनकी सेटिंग है, सीधी सी बात है, हर मैनेजमेंट वाले के पास शेयर है, उसको भी शेयर प्राइस के गिरने से दुख होता है, तो उसको शेयर उठाना उसका एक परम धर्म होता है, जो चीज़ आजकल चल रहा है। तो इस पे आपको बहुत सतर्क रहना है। टाटा मोटर जैसा स्टॉक किस बेस पे 110 पे गया है, क्या बेसिस है, क्या उसका बेसिस है, कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ये वापस 80 तक तो आएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी डिप मैं देखता हूँ अगले 1-2 महीने में। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज अपना एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लेवल, jैसे मैंने बताया कि यूएस मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ रहा है, वैसे बैंक निफ्टी ने भी आज ये ट्रेंड ऑलमोस्ट तोड़ दिया है। अब यहाँ से कितना इसका फॉल बनता है, करीब करीब 500 to 1000 पॉइंट का और फॉल बनता है, क्योंकि जो भी हम ये जिस पगडंडी पे चल रहे थे, जिस हम थिन लाइन पे चल रहे थे इस पूरे अपसाइड में, ये थिन लाइन बहुत कमज़ोर थी। इसका कोई बैक जो था वो फंडामेंटल नहीं था, इसका सिर्फ था लिक्विडिटी, पैसे डालो मार्केट ऊपर भागेगा, और वही रीज़न है। और ये रीज़न जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा है वो यहाँ पे उनका पेट नहीं भरेगा, वो यहाँ पे सोचेंगे कि मुझे भी इतना ही रिटर्न चाहिए, 17,000 से 22,000 में जितना बना मेरे को यहाँ से भी उतना चाहिए, और वो लोग यहाँ भी नहीं बेचेंगे। लेकिन जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूटेगी उसके बाद वो लोग एक दिन में बोलेंगे, क्योंकि ये सब के सब नए इन्वेस्टर हैं, ये बेच के निकलेंगे और ये लोग इस मार्केट को नीचे लाएंगे। इसीलिए मैंने कहा जिस दिन गिरेगा उस दिन गैप डाउन में गिरेगा, उस दिन ये सभी लोग गिव अप करके निकल जाएंगे, और वो गैप डाउन के बाद ऐसा नहीं क्रैश आएगा, वो गैप डाउन के बाद हो सकता है फिर से एक बाउंस आ जाए,
और फिर से उनको उम्मीद दिला दे नहीं ये तो बस एक डिप था, फिर से हम खरीदेंगे। और यही बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अफवाह और खबरें उड़ा रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस उनको कुछ आता नहीं। 20 साल से मार्केट में बस गप्पे मारी हैं, और गप्पे विदाउट एनी एनालिटिकल माइंडसेट। तो डेफिनेटली उनके जो भक्त हैं वो भी यही करेंगे डेफिनेटली, उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे गलती मत करिए, एज ए इंडिविजुअल आप मत करिए। कई लोग बोल रहे हैं पोर्टफोलियो नहीं ले पाए। आप एक चीज़ बताओ, 2014 पे जिन लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया उन लोगों ने भी बहुत पैसा कमाया। 2001 में जिसने बनाया उसने भी पैसे बहुत कमाए। तो 2009 में भी बहुत सारे लोगों ने बनाया। तो डेफिनेटली मौके हमेशा मिलेंगे, और मौके जो है ऐसा नहीं है कि आपको निकल गया है मौका। प्रॉब्लम अभी है तो मौका दोबारा आ सकता है। अगर आप यहाँ पे खरीद रहे हैं अपना पूरा पोर्टफोलियो, या फिर आपको बहुत पछतावा हो रहा है, अगर आपको 7,500 मिल गया तो आप खुश होगे कि दुखी होगे? डेफिनेटली खुश होगे। लेकिन जो लोग पूरी तरह से यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो एक बार और पछता रहे होंगे, जैसे 12,000 पे इन लोगों की गप्पें सुन के पछताया था, जब ये लोग हसीन सपने दिखाते थे। 12,000, 14,000, अपनी बुल स्टोरी 2008, 2009 की कहानियाँ सुनाते हैं। क्योंकि ट्रेडर जो होता है ना, वो फील करता है मार्केट को, वो बता सकता है कि मार्केट सही नहीं है इस समय। तो मैं उस सेंस में बताता हूँ, हो सकता है लिक्विडिटी मुझे डिफीट कर दे, क्योंकि लिक्विडिटी मैं मैनेज नहीं करता, मैं आरबीआई और फेड नहीं हूँ। लेकिन जो एक फीलिंग है ट्रेडर की, वो तभी आती है जब आप मार्केट में लगे रहो। तो हम लोग रेगुलर इसको अपडेट करते हैं। वो लोग जो कहानियाँ सुनाते हैं वो सिर्फ कहानी ही है, वो लोग ट्रेड खुद करते नहीं। तो डेफिनेटली आपको ट्रेडर की बात सुननी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में लास्ट में आपको बताया है कि आप लॉजिकल डिसीजन लीजिए, कि यहाँ पे आप अगर आप दोबारा नहीं भी मिलता आपको, कम से कम यहाँ पे लीजिए। 19,000, 20,000 के आसपास बैंकों में लगाइए पैसा। लेकिन यहाँ पे लगाना तो नॉनसेंसिकल है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपना व्यू ले सकते हैं। ये मेरा व्यू है, मैं अपने वीडियोस में अपना व्यू देता हूँ, जिस तरीके से हर आदमी अपना टीवी चैनल वाला अपना व्यू देता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 भी एग्जैक्टली थोड़ा स्ट्रांग है थैंक्स टू रिलायंस, लेकिन इसका सपोर्ट लाइन आएगा 10,700। 2 बार सपोर्ट यहाँ से मिल चुका है। अब अगर 10,700 टूटा तो अगला सपोर्ट आएगा आपका 10,500, और उसके बाद जो आएगा 10,250। तो मेरे हिसाब से मार्केट को एक अच्छा डिप, ताकि टेक्निकली सपोर्ट अपना टेस्ट कर पाए, वो चाहिए। और उसका सपोर्ट आ सकता है 500 से लेकर 250 के बीच में। और मेरे हिसाब से जो ये रिटेलर्स हैं जो मान नहीं रहे हैं, लगातार खरीद रहे हैं डिप्स को, इनको झाड़ने के लिए, इनको शेकआउट करने के लिए एक गैप डाउन आएगा। वो गैप डाउन कंटिन्यू होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया है वो बहुत वीक है। तो डेफिनेटली आपको वो कंसिडर करना है और उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है। ओवरऑल मार्केट अभी जब तक इसके नीचे नहीं जाता है शॉर्ट मत करिए। 700 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हैं। 200-250 पॉइंट का आपको डिप मिल सकता है। यहाँ पे आपका रेंज बाउंड अगर मार्केट है और यूएस का मार्केट आपको बहुत डिप नहीं दिखाता है तो डेफिनेटली आप सपोर्ट पे बाय करिए, और एक जो अपना टॉप लेवल बना हुआ है 10,830 का, वहाँ पे आपको सेल करना है। तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली इसमें नॉलेज भी कोशिश करता हूँ मैं देने की। ये सब चीज़ें फीलिंग कोई नहीं शेयर करेगा, ये फीलिंग वही शेयर करेगा जिसने इस मार्केट को फील किया है सालों तक। तो इसलिए मैंने शेयर किया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसी की फीलिंग जो आपको फील करने में 10 साल लग जाएंगे, इट्स कॉल्ड प्राइसलेस। तो आई होप आपको ये प्राइसलेस चीज़ सुनकर अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सभी वीडियोस को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो मार्केट में नए हैं और जो इस रिटेलर की दौड़ में फंस रहे हैं। तो उनको आप सतर्क कर सकते हैं ये वीडियो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।